कल थोड़ी संख्या कम थी, है ना, कुछ बच्चे थे इनमें से भी। तो कल डी एंड एफ ब्लॉक की क्या पढ़ाई थी हमने? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और वही फिजिकल प्रॉपर्टीज आज आगे चलेंगी, ठीक है। तो इस एक फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इधर देखेंगे आप, कल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में दो वर्ड्स पढ़ाए गए थे। क्या थे वो? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम बनते हैं कि कौन डायमैग्नेटिक है और कौन पैरामैग्नेटिक है, और मोस्टली आयंस के लिए ही आता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। अब अगर उसने क्वेश्चन में पूछ लिया, इधर बेटा, इधर देखेंगे बस। अभी एक क्वेश्चन दे रही हूँ तुम्हें करने को। अब एक क्वेश्चन आ गया कि आयंस दे दिए 4 और उनमें से पूछ लिया कि कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है? और या फिर पूछ लिया कि किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है? ज्यादा होंगे, सेम है, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे, कैलकुलेट कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट, कैलकुलेट कैलकुलेट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट आयन, calculate magnetic moment of a divalent ion whose atomic number is 25. Calculate magnetic moment of a divalent ion whose atomic number is 25. अभी ये तो एनसीईआरटी खोल रखी होगी। एटॉमिक नंबर इज 25। हिंदी में लिखना चाहेंगे, द्विसंयोजी आयन का चुंबकीय आघूर्ण निकालिए जिसका परमाणु क्रमांक 25 है। जिसका परमाणु क्रमांक 25 है। हमने मान लिया कि वो एम है, तत्व कौन है? एम, एलिमेंट मेटल है, एम है। और फिर हमने बोला है वो द्विसंयोजी है, यानी कि उसकी संयोजकता 2 है, यानी कि डाइवेलेंट आयन है। तो इसका मतलब उस पर क्या लगा दिया बेटा? उस पर 2 पॉजिटिव लगा दिया। अब सबसे पहले हमने किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा? 25 का। 1s2 बोलते रहो। फोर एस टू
पहले 4s2 आता है, लेकिन मैंने बाद में लिख लिया है। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन 4s से ही निकलने हैं। अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब आपके पास रह गया d5। तो सबसे पहले आपने इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, क्योंकि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब अनपेयर्ड कितने हैं? 5। अब आपको उसका मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है, तो फॉर्मूला लगाया n+2। अब n कितना है इसमें? 5 अंडर रूट 5 और 2 7 और 7 5 जा 35। अब इसका क्या आएगा आंसर? 5 पॉइंट, क्योंकि ये लगभग 6 आएगा, क्योंकि 5.92 बोर मैग्नेटिक। अगर ऑप्शन में 5.92 दे रखा है, एक 6 दे रखा है, एक 4 दे रखा है, एक 4 पॉइंट समथिंग दे रखा है, तो तुम बिना सॉल्व करे भी टिक लगा के आ सकते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि 35 का 6 तो होगा नहीं, और 4 भी नहीं रहेगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ नहीं होगी? जब वो अगर 5.8 5.9 बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू को मांग लेगा, तब तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। तब तुम्हें क्या करके देखना पड़ेगा? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसलिए हमें वर्गमूल निकालना आना ही चाहिए। कितने बच्चों को आता है स्क्वायर रूट निकालना? कितने बच्चों को आता है? 100%। पीछे इसलिए स्क्वायर रूट भी सीख लो, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स बिना मैथ्स के नहीं चलती। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी, नंबर बता देना बेटा, नंबर क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट 8। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। भाई दो तरह के आयंस मिलेंगे, एक कलरलेस होंगे और दूसरे होंगे कलर्ड। एक में रंग नहीं होगा, रंगहीन होंगे, रंगहीन और रंगीन। अब रंगहीन कौन से होंगे? जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो सारे के सारे कलर लेस होंगे, और जिनके पास भी वो सारे के सारे कलर्ड होंगे। ठीक है, नोट कर लें। अब नोट करेंगे इसमें Ti3 पॉजिटिव, Ti एक क्वेश्चन है इसी में, Ti3 पॉजिटिव कॉमा V3 पॉजिटिव वेनेडियम, Cu पॉजिटिव, Sc3 पॉजिटिव, 4 हो गए, Mn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, which are colored? रिपीट ये है Ci
3 पॉजिटिव, V 3 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Sc 3 पॉजिटिव, Mn बोलो क्या? Mn 2 पॉजिटिव और Zn 2 पॉजिटिव। क्या पूछा है मैंने? कौन सा कलर्ड है, यानी कौन सा रंगीन है? दो कैटेगरी बना लो, एक तरफ कलरलेस, एक तरफ कलर्ड। कर लिए? यस मैम। इधर बेटा पीछे हो गए सबके? सबसे पहले क्या बोला मैंने? चलिए अब इधर से बताना शुरू करेंगे। आप बताओ बेटा, कर लिया आपने? बताओ। कलर्ड है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या किया? किया होगा ना, तो पता कैसे लगेगा कलर्ड है या कलरलेस है? क्या क्या है? 3D1 वैसे क्या है ये? 2 4s स्टार T, तो 2 नंबर पर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं? तो कितना रह गया? 1। और 1 का मतलब एक अनपेयर्ड है, तो ये कलर्ड। कलर्ड तुमने कलरलेस लिख लिया क्या? अब दूसरा क्या है? V। चलिए आप बताएंगे सबसे पीछे से, इधर कोने में से आप बताओ बेटा। लास्ट समझ नहीं आया? आप बताओ बेटा, आप पीछे से। हाँ कलर्ड है। आप अब ये बताएंगे तीसरे नंबर वाली कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाँ हाँ 3 पूरा बोलो, उसे बोलने दो। 3D, हाँ 3D3 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2 बचे तो कलर्ड। आप दोनों ने नहीं किया, क्यों नहीं किया? लेक्चर अटेंड नहीं किया था पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ तीसरा है, हो गया ना गड़बड़। सबसे पहले क्या सीखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें आयंस में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। और ठीक है, पता लगेगा। अब तीसरा क्या है? Cu पॉजिटिव। आगे लाइन में बताएगी बेटा, आप बताओ बेटा। हाँ कैसा है ये? कलरलेस। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन?
क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ? तो ये कैसा है? आंसर तो बोल रही हो कलरलेस, आप बोल रहे हो ना आंसर, लेकिन बता नहीं रहे कॉन्फ़िगरेशन से। कलर्ड नहीं है ये। और अगर ये हम क्या कर देते इसको, अगर हम इसे 3D9 4s2 लिख लेते तो हम इसे कलर्ड बताते थे, क्योंकि इसमें दो अनपेयर्ड हो जाते हैं, 9 में भी एक हो जाता है और 4s1 में। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अपवाद हैं, अगर वो याद नहीं रखे तो आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। Cu2 पॉजिटिव कलर्ड है। कॉपर के जो सॉल्ट होते हैं जिसे क्यूप्रिक बोलते हैं, देखिए इधर, दोनों ही कॉपर हैं, ठीक है, लेकिन इधर ये कलरलेस निकल के आया और ये कैसा आएगा, क्योंकि ये 3D9 हो जाएगा। ये कलरलेस, इसके सॉल्ट जितने भी होंगे, और इसके सॉल्ट किस कलर के होते हैं कॉपर के, दो कलर के। क्योंकि जो कलर आता है ना मेनली, वो किसकी वजह से आता है, वो कैटाइन की वजह से आता है, ठीक है। जो तुम्हारा कैटाइन है, और मेनली कौन सा, जिसमें डी ऑर्बिटल फिल हो रहे हैं, वो कलर्ड होते हैं। सोडियम, कैल्शियम, ये तो सब वाइट होते हैं सारे के सारे, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, धातु होने के बावजूद भी कैसे हैं सब वाइट। क्यों है, क्योंकि इनमें सब में वैलेंसी पूरी है। एक इलेक्ट्रॉन दिया सोडियम ने, कैल्शियम ने दो दिए, मैग्नीशियम ने दो दिए, एल्यूमिनियम ने तीन दिए, ये फुलफिल्ड है। और फुलफिल्ड होने की वजह से सारे के सारे कलर कैसे हैं इनके, कलरलेस वाइट है। और जितने भी डी ब्लॉक में आ रहे हैं मोस्टली, कुछ को छोड़ के, वो सब कैसे हैं, कलर्ड। ऐसे ही देखिए इधर, दिया इनमें से कोई नहीं दिया मैंने, है ना। अगर हम Fe2 पॉजिटिव देखें, 3d6 4s2, तो कितने अनपेयर्ड, 4। और 3d3 में देखें तो क्या बैठेगा ये 5, तो कितने अनपेयर्ड, इसका गहरा रंग है, नहीं पर्सियन ब्लू तो कॉम्प्लेक्स है। फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, रस्ट, रस्ट का रंग देखा है, कैसा रंग होता है, रेडिश ब्राउन। जितने भी फेरिक के सॉल्ट होंगे सब रेडिश ब्राउन होंगे, और जितने भी फेरस के सॉल्ट होंगे वो लाइट ग्रीन होंगे। फेरस सल्फेट का रंग देखो बिल्कुल हल्का, जो ये इसने स्कार्फ बांधा हुआ है ना लड़की ने, इससे बहुत लाइट। आप ही ने बेटा सबसे आगे तुम्हें बैठी है, हाँ। ये जो कलर है ना, जो भी है, शॉल है, मफलर है, जैसा भी है, सिर पे जो लगाया हुआ है, इससे भी लाइट और लाइट कर दो इसका, ये ग्रीन कलर होता है फेरस में। 3 हो गए, अगला क्या था, ये क्या होता है, 3d1 4s2, डायमैग्नेटिक, यानी कि कलरलेस। और क्या है अगला, Mn कैसा है ये, 3d5 5 अनपेयर्ड है, कलर्ड है। और लास्ट में क्या दिया है, जिंक में क्या है, जिंक की केवल एक ही संयोजकता है +2। कल बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ ना 1 ना 3, बस 2। और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, ये तो पहले भी इसके तो फुलफिल्ड थे और अब भी फुलफिल्ड है, इसलिए ये ऑलवेज कलरलेस, ठीक है। हो गया इतना, हाँ जी। एफी का मैं नहीं बताया कि एफी तो दोनों ही कलर्ड है, हाँ हाँ, 6 बचे, तो कितने अनपेयर्ड होंगे, ऐसे। इसीलिए या तो प्रैक्टिस इतनी हो कि ओरली हम बता सके, और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो हमेशा फिल करके देख लो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन अब 7 होंगे तो कितने बचेंगे, 3, 8 में 2, 9 में 10 में 0, ऐसे होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ेंगे फिर घटेंगे। अब एक करके दिखाओ मुझे, देखो
आप लिखो TC 2 पॉजिटिव, TC 2 पॉजिटिव। हाँ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालने को आ सकता है और इसका कलर भी पूछ सकता है। कहाँ जाओगे? पहले पहले दिन पर जाओगे। तो मैं जैसे भी सीरीज याद हो दिमाग में लगाओ अपना। कैसे याद करी थी? क्या था? कैसे याद किया था? जिसको जैसे याद हो। ये जरकिन, नवाब, मोहम्मद, तुगलक। TC दिया है मैंने। कौन सा नंबर आ गया? 5। TC 3 की जगह क्या हो गया? 45 और 5s2। और फिर मैंने कहा था ये अपवाद है सारे। सेकंड सीरीज में केवल शुरू के 2 और लास्ट का 1 छोड़ दो, बाकी बीच के सारे अपवाद। तो ये अपवाद हो गया। और अपवाद में हमें क्या करना है? इसे 1 करना है और इसे क्या कर देना है? 6। अब मैंने क्या दिया है इसमें? तो बताओ क्या रह गया? अच्छा खासा रंग देगा ये, है ना? और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी अच्छा खासा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब लिखो PT प्लेटिनम। PT पॉजिटिव। PT कहाँ है? तो कैसे याद कराई थी? ला, अफ, ता, वाली, रे, औस, अर, पटाए। कहाँ आया? 8। तो ये कौन हो गया? 4 के बाद 5D 8 और क्या आएगा? 6s2। ये भी अपवाद है। तो इसमें क्या हो जाएगा ये बेटा? 1। ये क्या हो गया? 1 निकल गया तो कितने बचे? और 9 वाला भी क्या होगा? कलर्ड होगा। 9 में कितने अनपेयर्ड? 1। ठीक है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? इसमें 2 ही अपवाद बताए थे मैंने, प्लेटिनम और गोल्ड। कौन सा चैप्टर है? अगला चैप्टर है। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या जिसका दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो मोस्टली किससे बनते हैं? वो मोस्टली D ब्लॉक के हैं। D एंड F के हैं और F के तो रेडियो एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मोस्टली D ब्लॉक के हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से पढ़ा है कभी या नहीं? नोट करो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या पहचान है? वैसे देखने में क्या पहचान है? अगर ऐसे बोर्ड पे लिखा हुआ है तो क्या पहचान है? स्क्वायर बॉक्स लगा होता है इसमें, है ना? और स्क्वायर बॉक्स के अंदर वाला जितना भी है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं होता है। अगर हम पहले वाले को पानी में डालेंगे तो वो 2 टुकड़ों में टूटेगा, आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव। इधर देखो,
कुछ पूछना है मुझसे? पूछना। मैम ये क्या लिखा है पूछा है मुझसे। 4 है ये, वो बनाने में NiCO का होल 4, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, है ना। तो ये क्या है कि जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है वो एक रहेगा, यस मैम। उसमें चाहे 10 लगे हुए हैं लेकिन वो अलग अलग टूटेंगे। यही हमारा डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस भी होता है। यस मैम। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने बोला कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। क्वेश्चन है क्यों? तो लिखेंगे आंसर, पहले लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैं हिंदी में बोल दूं, इंग्लिश में बोल दूं, फिर हिंदी बता दूंगी, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म complexes form complexes due to small size of ions, due to small size of ions, comma, high charges and available d orbitals and available d orbitals, d orbitals हिंदी में लिखेंगे जटिल यौगिक, लिखा है शुरू करा है नहीं, ऐसे लिखो डी ब्लॉक के तत्व सबसे अधिक, जो हिंदी में लिख रहे हैं बेटा सुन लो, डी ब्लॉक के तत्व सबसे अधिक जटिल यौगिक बनाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व सबसे अधिक जटिल यौगिक बनाते हैं क्योंकि उनके आयन का आकार छोटा, क्योंकि उनके आयन का आकार छोटा, कॉमा, उच्च चार्जेस को क्या बोलते हैं, उच्च आवेश तथा डी रिक्त तथा रिक्त डी ऑर्बिटल या रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति है। पूरे ट्रांसलेटर बनना पड़ता है? तथा रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति है। क्लियर हो गया? क्लियर मैम। यही पॉइंट अगले चैप्टर में भी आएगा। तो यहाँ पर Fe है भाई, Fe के तो 2 ही चार्ज दिखाई देंगे तुम्हें, ये कॉमन भाई किताबों में लिखा हुआ है कि 2 3 4 5 6, लेकिन कॉमन तो 2 और 3 है। इसी तरह से कॉपर पे यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और निकल पे यहाँ पे 0 चार्ज है, 0 वाले भी हो सकते हैं। तो मेनली साइज का कारण है कि सभी छोटे होते हैं साइज में, और सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है कि इनमें डी कक्षक अवेलेबल है। और डी कक्षक कैसे अवेलेबल है? खाली। अब डी कक्षक क्यों चाहिए इनको? क्योंकि कौन से नाम है इनका? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि ये जिससे भी जुड़ते हैं, जैसे आयरन किससे जुड़ा हुआ है? साइनाइड से, तो ये 6 साइनाइड से घिरा होगा। और ये 6 के 6 इसे क्या दे रहे हैं? हाँ बेटा, एनसी क्यों लिखा? सीएन का उल्टा एनसी नहीं है, वो तो फिर आइसोसाइनाइड हो जाएगा। यहाँ तो हम साइनाइड ही ले रहे हैं, लेकिन फिर मैम बॉन्ड बनाने बेटा जहां से बॉन्ड जुड़ेगा हमेशा वैसे लिखा जाएगा। जैसे
जैसे कॉपर से कौन जुड़ा, अमोनिया, तो N से जुड़ा है तो उसे H3N लिखा है मैंने। बॉन्डिंग हमेशा कैसे दिखाई जाती है, जहां से वो जुड़ रहा हो आपस में, समझ गए? कहां से जुड़ता है बताओ, कहां से जुड़ता है? वो CN में C से ही क्यों जुड़ा, वो N से भी जुड़ सकता है बेटा। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, मैंने उस दिन पहले दिन, इधर सुनो, यस मैम। 2 बॉन्ड समझाए थे, तीसरा नहीं समझाया था। मैंने तुम्हें आयनिक बॉन्ड समझाया था, कोवेलेंट समझाया, कोऑर्डिनेट नहीं समझाया, छोड़ दिया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं, जब एक परमाणु दूसरे के साथ जुड़ेगा लेकिन बदले में उससे कुछ नहीं लेगा, उसे बल्कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा, देगा नहीं। देना माने आयनिक बॉन्ड, देना माने भूल जाओ, मेरी बुक खाली है ले जाओ, मैं तुमसे मांगूंगी नहीं। लेकिन हम दोनों के पास एक ही बुक है, तो शेयरिंग बुक मेरी है, आज तुम लाए नहीं हो, तुम बैठ के पढ़ लो, तो ये शेयरिंग में बुक मेरी और पढ़ रहे दोनों, तो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में तो बेटा तू फिजिक्स की लाई हो, मैं केमिस्ट्री की लाऊंगी, समझ गए? शेयरिंग माने बराबर का हिस्सेदार, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बराबर का हिस्सेदार नहीं होता, लेकिन एक परमाणु दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन साझा करा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर जो कार्बन है वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, Fe को दे रहा है, इसलिए हम इसे, बेटा बातें बहुत हो रही है, क्या हो रहा है आज, क्यों बोल रहे हैं? तो बिल्कुल चुपचाप बैठो, नीचे से भी शोर आएगा। तो ये होता है कोऑर्डिनेट, समझ गए? और यहाँ जो जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड। एक लिगेंड एक मेटल से या एक मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, और उसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या चाहिए होते हैं, खाली ऑर्बिटल्स। वो डी भी हो सकते हैं, एस भी हो सकते हैं, पी भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली डी में भरा जाता है। जैसे अगर sp3 है तो डी यूज नहीं हुआ, लेकिन dsp2 है, d2sp3 है, या sp3d है, या sp3d2 है, तो सब में डी यूज होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हेडिंग लिखी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। कैटलिस्ट कौन होते हैं ये बताओ सबसे पहले तो। एक्टिवेशन एरर जो कम करके चलो ये बताएगा, खड़े हो आप ही बताओ, बोल रहे हो ना लगातार। उत्प्रेरक किसे कहते हैं इंग्लिश में, कैटलिस्ट। रिएक्शन को फास्ट कर देता है और ध्यान से सुनेंगे, मीडियम करना। इन्होंने बोला है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, तेज कर देता है स्पीड को, यही है? बताओ जल्दी, अब क्यों नहीं बोल रहे, जब से तो बोल रहे थे। कौन होता है उत्प्रेरक, जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ। लेकिन उसमें खुद लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो पागल है फिर ऐसे दो तरीके हैं इसके, बैठ जाओ। कैटलिस्ट हमेशा 2 तरीके से भाग ले सकता है। नंबर 1 धुरंधर पिक्चर,
वो उनके बीच में घुसे, उनके साथ दोस्ती करे, फिर उन्हें मारे और फिर बाहर निकल आए। एक तरीका। दूसरा तरीका, वो केवल जगह दे, केवल रिएक्शन करने के लिए क्या क्या दे, जगह दे, स्पेस दे, खुद का उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीआईसी में आप क्या करने आते हैं, सिर्फ पढ़ने आते हैं, जीआईसी आपको सिर्फ स्पेस दे रहा है, उनका अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ना वो टीचर यहाँ तुम्हारे लेक्चर लेने के लिए परेशान हो रहे, है ना वो तुम्हारी अटेंडेंस ले रहे, उन्होंने क्या दिया है तुम्हें, सिर्फ स्पेस दिया है। तो ये जीआईसी भी कौन है, एक कैटलिस्ट। तो दो तरीके हो गए। अब जैसे एक रिएक्शन आती है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति में, और यहाँ सिर पे सवार हो जाता है कौन, Fe। लिख देते हैं ना, रिएक्शंस में सिर पे लिखा रहता है कुछ कुछ, कहीं V2O5, कहीं निकिल, बहुत दुनिया भर के कैटलिस्ट है। तो ये कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम आयरन की बात करते हैं। तो एक चैप्टर जो तुम्हारे कोर्स से हट गया जिसका नाम था एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें यही था कैटलिस्ट का रोल, उसमें पूरा कैटलिस्ट था। सबसे पहला क्या है कि आयरन का रोल क्या है, आयरन का रोल एक जीआईसी कॉलेज की तरह है जो अपना सरफेस देगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस अवस्था में है, और गैसीय अवस्था में जब हमने चैम्बर में गैस को भर दिया तो रिएक्शन उसकी स्लो रहेगी। क्यों, जब तक कि उसे रिएक्शन करने के लिए एक सरफेस नहीं मिलेगा। आप जीआईसी में आए पढ़ने, आपको क्लासरूम नहीं दिया गया, कह दिया आ जाओ जीआईसी में, अब एक इधर भटक रहा गैस, एक इधर भटक रही मॉलिक्यूल, एक इधर भटक रहा मॉलिक्यूल, भटक रहे थे, टीचर भी मुश्किल से समेट पा रहे थे। तो उसके लिए तुम्हें ये आयरन दिया गया, ये कौन है कमरा, आयरन, और उस आयरन में तुम गैस मॉलिक्यूल्स आके बैठे और बैठकर पढ़कर बॉन्ड बनाकर तुम्हारा टारगेट पूरा हो गया कि तुम सारे नीट क्वालिफाइड है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है, ये आयरन होता है, इसके सरफेस पर नाइट्रोजन आया, इसके सरफेस पे हाइड्रोजन आया, नाइट्रोजन ने अपने बॉन्ड तोड़े, हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड तोड़े, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फ्री हो गए, ये पास पास आए और इन्होंने बॉन्डिंग करी और अमोनिया बन गया। और जैसे ही अमोनिया बना वो फ्री हो गया और सरफेस खाली। स्कूल का क्या बिगड़ा, हर साल बैच आएगा, हर साल जाएगा, हर साल बैच आएगा, हर साल जाएगा, यानी हर साल नाइट्रोजन हाइड्रोजन आते हैं, अमोनिया बन के निकल जाते हैं। क्लियर होगी बात? यस मैम। तो ये होता है कि जिसमें हम कहते हैं कैटलिस्ट का कुछ नहीं बिगड़ता, वो इतना सा भी, वो मिलीग्राम में भी नहीं घटता, और उसकी जरा सी ही मात्रा किसी रिएक्शन को चलाने के लिए काफी होती है। इस एक रूम में ही 100 बच्चे पढ़कर निकल जाते हैं, फिर 100 बच्चे पढ़ के निकल जाते हैं। ठीक है, अभी पूरे दिन क्लास चलाते रहो, रूम तो वही रहेगा, रूम का ना आकार बदलेगा ना उसका कुछ बिगड़ेगा, और इस 12 घंटे भी अगर क्लास चले तो 1200 बच्चे पढ़ के निकल जाएंगे। समझ गए आप? तो एक तो ये हो गया। अब ऐसा क्या हुआ आयरन के पास कि किसने जगह दी, क्वेश्चन ये आया कि चलो मान लिया कि आयरन ने जगह दे दी, वही है कि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल दुनिया भर के पड़े रहते हैं। समझ गए, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर उधर कर सकते हैं, जगह खाली कर सकते हैं। इसके कारण डी ब्लॉक के जितने भी तत्व और जितने भी आयन हैं वो किसका कार्य कर जाते हैं, कैटलिस्ट का। एक तो ये तरीका हो गया। एक होता है रिएक्शन में घुसना, जैसे ये है रिएक्शन और इसमें V2O5 यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें तरीका अलग आ गया। इसमें क्या आ गया तरीका, तुमने चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स, पढ़ा था, उसमें एक वर्ड आता है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी माने जितने अणु आपस में टक्कर खाते हैं
वही उत्पाद में बदल पाते हैं, और एक साथ 1 2 3 टक्कर ही संभव है, उसके बाद की टक्कर संभव। लेकिन अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं तो फिर उनमें एक कैटलिस्ट डाला जाता है, और वो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन आती है ना स्लो लिखनी फास्ट लिखनी, तो उसमें क्या होता है कि ये इन्वॉल्व हो जाता है। ये पहले क्या करेगा, इससे क्रिया करेगा, फिर एक इंटरमीडिएट बनाएगा। जैसे A प्लस बी इज इक्वल टू सी बनना है, और कैटलिस्ट कौन है, तो पता लगा A पहले किससे मिला, D से मिला, क्या बनाया उसने, फिर AD किससे मिला, D से, और मिलकर क्या बनाया, C बना लिया, और D बाहर निकल गया, यानी A और B को मिलाकर बाहर निकल गया। ऐसे समझा हमने, C बन गया ना, AB को हमने क्या बोल दिया, C बोल दिया, और D एज इट इज बाहर आ गया। यानी इसमें बीच में आना पड़ा उसे रिएक्शन करने के लिए, और ये कब संभव है, जब वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदल दे। इसके साथ जुड़ा, ऑक्सीकरण अवस्था बदली, फिर वापस अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में आके निकल के चला गया। तो ये बात समझ में आ गई कि डी ब्लॉक के तत्व भी क्यों कैटलिस्ट का कार्य कर पाते हैं। दो कारण है, नंबर एक, उन पर अवेलेबल सरफेस रहता है, नंबर एक सरफेस खाली रहता है, और नंबर दो, वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो सारे के सारे कैटलिस्ट का कार्य कर सकते हैं। लिख लो इसे। पहले इंग्लिश में लिख लो, ट्रांजिशन मैटर्स and their compounds, transition metals and their compounds are good catalysts due to available surface area and ability to take multiple oxidation states. Multiple oxidation states. हो गया? हिंदी में लिखेंगे, लिखो। ये लिखा है ना बच्चे कुछ, संक्रमण तत्व, हिंदी वाले लिखे संक्रमण तत्व, हिंदी वाले कितने बच्चे लिख रहे हैं, मुझे पता लगे। संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक, अच्छी बात है बेटा, हिंदुस्तानी है वो। संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्योंकि उनका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है तथा वे मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलेंगे, विभिन्न, विभिन्न आ सकता है, क्योंकि वे विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि वे विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण लिख लो, एग्जाम्पल, अमोनिया बनने में आयरन
In the formation of ammonia, iron is a catalyst. In the formation of ammonia, हाँ रिएक्शन लिख लो, चाहे रिएक्शन लिख लो. Iron is a catalyst. ये वाली रिएक्शन लिख लो. वेजिटेबल ऑयल से क्या बनता है बेटा? वेजिटेबल घी. किसकी उपस्थिति में? निकेल की उपस्थिति में. हाइड्रोजनेशन है ना. ये भी लिखना है क्या? हाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल. एक ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल. हाँ पढ़ी नहीं रिएक्शन हाइड्रोजनेशन, पढ़ी है. जिसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सिंगल हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड जो है वो सैचुरेटेड हो जाते हैं. बता दें. फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. इंटरस्टिशियल की हिंदी बता दो भाई. इंटरस्टिशियल पता है हिंदी याद आ रही है? हिंदी की बुक है किसी के पास? क्या लिखा है? अंतराकाशी हाँ मैम अंतरकाशी है ना. इसकी हेडिंग होगी अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण. अंतराकाशी अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण किसे कहते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड. मेटल फंस जाता है. मेटल तो खुद बड़ा है. कल मैं इसका स्ट्रक्चर बता रही थी तो मैंने बताया था कि बीसीसी, एफसीसी, सीसीपी यानी धातु क्या है? जो परमाणुओं से मिलके बने. और जब परमाणुओं से मिलके बने तो परमाणु अरेंज भी होंगे, तो वो 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं. तो हम मान लेते हैं कि परमाणु होल है और इस तरह से अरेंज्ड है. ये मैंने 1 डायमेंशन बनाई. केवल अभी मैं 1 है या 2 है? मैंने कितनी डायमेंशन बनाई है? 1 या 2? गलत. मैंने लंबाई और चौड़ाई ली है. अगर मैं एक लाइन में गोले लगाती जाती तब कहते 1. जब मैंने नीचे भी लगा दिए तो हो गई 2. अब मैं इसके ऊपर भी लगाऊंगी तो हो जाएगी 3. तो अभी 2 में दिखा रहे हैं. अब इसमें ये खाली गैप है. जैसे ये 3 बच्चे बैठे हैं और सीट बिल्कुल भरी हुई है, तो इनके बीच में कोई आ सकता है? नहीं आ सकता. नहीं. मक्खी, मच्छर, चूहा, छोटे छोटे किसी को भी हम बिठा सकते हैं. यानी किसको? लेकिन अगर ये 3 बैठे हुए हैं और 2 पीछे वाले जो हैं वो आ गए और कह रहे हैं कि नहीं हम तो यहीं बैठेंगे, तो क्या होना पड़ेगा? एक को उठना पड़ेगा. उठना पड़ेगा और दूसरे को बिठा देंगे. वो भी इसमें केस आएगा. अभी बात हो रही है इंटरस्टिशियल माने होता है रिक्त स्थान, खाली अवकाश. अंतराकाशी माने होता है खाली अवकाश. यानी कि जहां अवकाश माने क्या? अवकाश माने छुट्टी. शुद्ध हिंदी में कहते हैं आज अवकाश है, हॉलीडे है. तो अवकाश माने खाली. स्कूल नहीं जाना, कोचिंग नहीं जाना, जॉब पर नहीं जाना, दुकान पर नहीं जाना. हाँ कल का अवकाश है. तो इन खाली अवकाश में कौन बैठ जाते हैं बेटा? छोटे छोटे परमाणु बैठ सकते हैं. कौन कौन बैठ सकते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. इस तरह के एटम्स इनके बीच में बैठ जाते हैं और ये कहलाते हैं फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड. और ये होते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा?
नॉन स्टैच्यूमेट्रिक कंपाउंड्स। समीकरण समीकरणीय, भाई रहने दो, हिंदी इंग्लिश ही सही है। हिंदी में भी ना किताबों में ऐसे लिखा रहता है स्टोइचियोमेट्री, हिंदी में लिखी रहती है ऐसे ही, इतना वो बहुत ही टिपिकल वर्ड है हिंदी। तो नॉन स्टैच्यूमेट्रिक का क्या मतलब होता है, स्टैच्यूमेट्रिक और नॉन स्टैच्यूमेट्रिक बताओ। जैसे अगर हमने FeCl3 लिखा या NaCl लिखा, हाँ, असमीकरणीय मिति, जो अपने फॉर्मूले से इंडिकेट हो रहे हैं कि वो किस अनुपात में है। फॉर एग्जाम्पल Na 1 और Cl 1, अगर मैं इसे 100 से गुणा करूं, ठीक है, तो ये कहलाता है स्टैच्यूमेट्रिक। और अगर मैं ऐसे लिख रही हूं, कैसे लिखा था है, ऐसे करके, ठीक है, और मैं इसे कितने से गुणा कर दूं, 100 से, तो अगर मैं इसे हटा दूं, मैं कहूं 0.93 का मतलब तो एक ही है, एक मान लो, इसे हटा दूं तो ये एक एक कहलाएगा, 100 कहलाएगा। लेकिन ये एक नहीं है, क्यों, जब मैंने इसे जितनी बड़ी संख्या से मैं इसे गुणा करूंगी, अगर मैं इसे 1 लाख से गुणा कर दूं तो बहुत अंतर आ जाएगा। 100 पैसे और 93 पैसे, तुम्हें अंतर नहीं पड़ेगा। 100,000 और 99,000, 93,000, कहोगे मैं क्यों लूं 93,000, मैं कहूंगी लगभग बराबर है, नहीं बहुत अंतर है। और लाख में पहुंच जाऊं, करोड़ में पहुंच जाऊं, तो ये अंतर बढ़ जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तुम बिल्कुल एग्री नहीं होने के, यही बात है या नहीं। तो इसलिए जो अपने फॉर्मूले से सही इंडिकेट नहीं होते, सही अनुपात में नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक। और ये सारे के सारे नॉन स्टैच्यूमेट्रिक ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें रेशियो जरूरी नहीं है कि 100 हमने आयरन के कण लिए तो 100 ही उसमें हाइड्रोजन घुसे होंगे, ठीक है, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं हम नॉन स्टैच्यूमेट्रिक कंपाउंड। अब बताओ ऐसा क्या यूज बढ़ा कि हमें इन्हें घुसाने की जरूरत पड़ गई। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कहीं हाइड्रोजन लेकर जानी है, गैस, हाइड्रोजन गैस, और लीक हो गई तो बड़ा भारी खतरा, हाईली इन्फ्लेमेबल है। और हाइड्रोजन तुम्हें किसी रिएक्शन में चाहिए, सिलेंडर रख नहीं सकते, तो ये एक इनका भरने का, स्टोर करने का जरिया है। आयरन को मैं हमने ट्रैप करा ली हाइड्रोजन, और जब चाहिए उसे रिएक्शन कराई, रिलीज होनी शुरू हो गई। सपोज करो हाइड्रोजन, आयरन को गर्म करा किसी भी तरीके से, ठीक है, अब आयरन और कार्बन का कॉम्बिनेशन देखा है कभी, ये तो मैंने हाइड्रोजन में तो तुम्हें हाइड्रोजन को तो ट्रैप करके बताया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस है, इन्हें ट्रैप करने का तरीका बताया, लेकिन तुमने कॉम्बिनेशन देखा है आयरन और कार्बन का, सारे दिन जिसपे तुम बैठे हो ना मेज पे, ये भी आयरन और कार्बन का ही कॉम्बिनेशन है जो इसका पाइप है। लोहा 100% लोहा होता ही नहीं है, जो तुम बैठे हो ना ये स्टील है, इसका नाम लोहा नहीं है, इसका नाम क्या है, स्टील। लोहा माने Fe और स्टील माने प्लस कार्बन, और इसका मिलाया जाता है अनुपात कितना, 0.5 इसे स्टील बोला जाता है, ठीक है, और इसी से ये आयरन को हार्डनेस देता है, नहीं तो आयरन तो बहुत सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट चीज से हम बहुत सारी चीजें तैयार नहीं कर सकते। तो मोस्टली जितना भी हमारे ये समझ लो आसपास इर्द गिर्द रहता है, वो ज्यादातर स्टील रहता है, जिसमें कार्बन की इम्प्योरिटी डाली जाती है। कार्बन की इम्प्योरिटी और कितनी डाली जाएगी, 0.5 से लेके 1.5, वो डिपेंड करेगा कील बना रहे हो, सरिया बना रहे हो, पाइप बना रहे हो, हॉलो पाइप बना रहे हो, सॉलिड पाइप बना रहे हो, क्लियर हो गया। तो उसमें जो कार्बन जाएगा वो इसी तरीके से जाएगा कि कार्बन जब मिक्सिंग करेंगे, कहते ना मिक्सिंग करना किसी दो चीज की, तो उसमें जो कार्बन है वो हटा हटा के नहीं बैठेगा, वो तो उसके वॉइड में जा जाके बैठ जाएगा, बड़े मजे से तैयार हो, ठीक है, इतना हो गया, इसे नोट करेंगे और फिर मैं लिखवा रही हूँ इसको।
ये लिखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज, interstitial compounds are those which are formed by trapping of, which are formed by trapping of small atoms, like, which are formed which are formed by trapping, TRAPPING, by trapping of small atoms like CHN, common लगाने को, like CHN inside the crystal lattice, inside the crystal lattice, clear? They are तो जान non-stoichiometric, ठीक है, इसे नंबर 8 बना लेना। दे आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, पॉइंट नंबर 8। हिंदी में लिख लें जरा, हिंदी में लिखेंगे, जरूरत तो नहीं है, ठीक है। हिंदी वाले ध्यान दें कि दे आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, ये वर्ड तो मैंने बता ही दिया, तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, है ना। नंबर 2, दे आर नाइदर आयनिक नॉर कोवलेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दे आर नाइदर आयोनिक नॉर कोवलेंट, हिंदी में लिख सकते हैं, ना ये आयनिक है ना ही ये सहसंयोजी है। नाइदर आयनिक नॉर कोवलेंट, यानी जो अगर हम पूछे कि बॉन्डिंग क्या हुई इनके आपस में, कहीं इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, शेयरिंग हुई, तो ना आयनिक बॉन्ड बना और ना ही कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके गलनांक उच्च हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन THAN, देन प्योर मेटल्स। अभी मैंने तुम्हें बताया भी था, एग्जाम्पल लिख सकते हो, देन प्योर मेटल्स। बताओ कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने अभी इसका, ये जो लाइन लिखवाई है इसका एक एग्जाम्पल दिया था अभी, एग्जाम्पल लिख लो, स्टील, ब्रैकेट में लिख लो, स्टील के ब्रैकेट में Fe+C, लिख लिया था ना पहले ही, अब वो एग्जाम्पल आ गया। मैंने क्या बताया था कि ये हार्ड होता है, बोला था, और हार्ड का मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, तो आयरन से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट स्टील का होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर हार्ड, है ना, दे आर हार्ड, और इसमें लिखा हुआ है कि कुछ तो इतने हार्ड बन जाते हैं जैसे कि डायमंड, यानी इतने हार्ड तक हम बना सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हम कितना परसेंटेज किसका डाल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव मेटेलिक, दे हैव मेटेलिक कंडक्टिविटी, यानी अगर हम इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मिला दें धातु में, तो उसके कोई भी गुण पर फर्क नहीं पड़ता, वो गुड कंडक्टर रहेगा अभी भी, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, है ना। तो दे हैव मेटेलिक कंडक्टिविटी। और नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर केमिकली इनर्ट, ये रासायनिक निष्क्रिय होते हैं, ये नया गुण बन गया इनका, दे आर केमिकली इनर्ट, रासायनिक निष्क्रिय हैं। इसका मतलब है लोहे से ज्यादा अच्छा काम कौन करेगा, स्टील। स्टील करेगा, लोहा ऑक्सीजन पानी से क्रिया कर सकता है, स्टील धीरे करेगा, कम करेगा। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा,
मिश्र धातु धातु। है ना। Yes, ma'am. कौन सी मिश्र धातु देखिए, पीतल देखिए, क्या होता है पीतल का फॉर्मूला? 80-20 का रेशियो होता है Yes, ma'am. पीतल, है ना। ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन। पीतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रास। जिसके सिक्के बनते हैं ब्रॉन्ज, मूर्तियां बनती हैं ब्रॉन्ज, पीतल की भी मूर्तियां बनती हैं, है ना। एलॉय किसे कहते हैं? हम्म, दो या दो से अधिक, है ना। एलॉय कहीं ना कहीं नहीं होता ही एलॉय है। चांदी भी एलॉय है। प्योर सोना, अगर हम प्योर गोल्ड लेके आ रहे हैं 100% गोल्ड, 999 जिस पे लिखा हुआ आ रहा है वो गोल्ड है। लेकिन हम जो गोल्ड पहनने के लिए ला रहे हैं वो सारा का सारा एलॉय है। क्यों? बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी ज्वेलरी बनी नहीं पाएगी, वो मुड़ जाएगी। और उसमें किसकी मिलावट होती है? मेनली कॉपर की। तो आता है ना 22, 23 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट। Yes. तो कैरेट का मतलब है कि 24 कैरेट का गोल्ड मतलब 100% गोल्ड। 23 का मतलब है 91.2, 912 जैसे बोलते हैं। 91.2 का मतलब है 23 कैरेट, यानी 91.2 100 में से घटाओ तो जितना बचा इम्प्योरिटी। फिर आता है 23 के बाद 23 ना 22 कैरेट होगा, वो 23 गलत बोल दिया मैंने। 22 कैरेट होता है 912। फिर आता है 20 कैरेट, Please carry. जैसे आता है लिखा हुआ 83.3। फिर 18 कैरेट, फिर 14 कैरेट। और अब तो पता ही नहीं, जब सोने का भाव बढ़ रहा है तो कैरेट घटाए जा रहे हैं, यानी इम्प्योरिटी ज्यादा लगा लगा के सोना मार्केट में आ रहा है। डायमंड के साथ जब भी सोना बनता है तो कैरेट उसके क्या हो जाते हैं? बहुत घट जाते हैं। डायमंड केवल 14 और 18 के साथ काम करेगा, उससे नीचे पे काम करेगा। क्यों? डायमंड बहुत हार्ड है और उसे जकड़ने के लिए सोने को भी क्या बनना पड़ता है? बहुत ज्यादा हार्ड। इसलिए डायमंड की ज्वेलरी कभी भी हाई कैरेट की नहीं होती। ठीक है, तो एलॉय क्या है? लिखो, एलॉय लिख दो, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। हाँ, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जरूरी नहीं है खाली मेटल्स ही हो, किसी किसी में नॉन मेटल कार्बन भी मिलाया जाता है, इसलिए हम खाली मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एलॉय की क्या पहचान है? एलॉय कैसे होते हैं? होमोजीनस, समांगी। Yes, ma'am. Homogeneous. होमोजीनियस मिक्सचर होता है एलॉय, यानी जिसके कणों को आप आंखों से देख ना सको, माइक्रोस्कोप से भी ना देख सको, सारा बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे, वो क्या होता है? समांगी। एक जैसा कैसे? अब है एलॉय क्यों बनाते हैं ये? डी ब्लॉक के तत्व एलॉय सबसे ज्यादा क्यों बनाते हैं? इनका परमाणु हाँ, देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज। डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु बनाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज बिकॉज, या लिख लो, ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज। same size atom. डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज। डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्योंकि वे लगभग समान आकार के होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज ड्यू टू सेम साइज, ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज। ड्यू टू सेम साइज नहीं बोल सकते, ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज। ऑलमोस्ट होता है कैसे? 314, 315, 316 तो ऑलमोस्ट है ये। अब 314 और 325 तो अंतर है। कॉपर और जिंक को मिलाया गया, इसका मतलब है कॉपर और जिंक पड़ोसी अड़ोसी है ना। देखिए, एक धातु ये है और एक धातु ये है। ए और बी दो धातुएं अलग अलग,
और दोनों का आकार कैसा लग रहा है? लगभग सेम। तो जब मिक्स करा इसमें फिल करने वाला भी होगा। Yes, ma'am. इस तरह से ये बन गया तुम्हारा मिश्र धातु। तो उसमें क्या हुआ कि एक एक कुछ कणों को बी ने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली, है ना? और क्या तैयार हो गया? एलॉय तैयार हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज लिख लो। क्यों बनाए जाते हैं एलॉय? कोई ना कोई तो कारण होगा। अभी जैसे मैंने सोने को बताया, क्यों बनाया? हार्डनेस बढ़ाने के लिए, है ना? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी सॉफ्ट रहता है, लेकिन एल्यूमिनियम बहुत हल्का है। अब एरोप्लेन तो एल्यूमिनियम के ही बनने चाहिए, क्यों? क्योंकि बहुत हल्का है, लेकिन हल्का होने के साथ साथ बहुत लचीला है। मैग्नीशियम रिबन स्कूल में ऐसे तोड़ के फेंक देते हैं हाथ से। तो क्या करना चाहिए फिर? तो जितने भी एरोप्लेन होते हैं मैग्नीशियम, जितने भी प्रेशर कुकर होते हैं, एल्यूमिनियम बॉडी नहीं होती, मिक्सचर होती है, तो उसको हार्ड करने के लिए, या दूसरा पॉइंट क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए। एल्यूमिनियम जल्दी पिघल जाएगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दोगे तो बर्तन अच्छे बन जाएंगे। जैसे प्रेशर कुकर इतना प्रेशर कैसे सहन करेगा? फिर उस प्रेशर को सहन करने के लिए एल्यूमिनियम में क्या मिलाई गई? इम्प्योरिटीज और प्रेशर कुकर तैयार किए। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें दे आर हार्ड, वे कठोर होते हैं, दे आर हार्ड एंड हैव हाई एमपी, वे कठोर होते हैं और उनका गलनांक अधिक होता है। दे आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल दो तो मैंने लिखवा दिए, दो तो लिखे हुए हैं, ब्रास ब्रॉन्ज, है ना? एक होता है स्टेनलेस स्टील, आयरन मैग्नीज क्रोमियम, तीन चार होती है उसमें। स्टेनलेस स्टील, क्वेश्चन है व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील? स्टेन नहीं लगता, स्टेन माने दाग, लेस माने रहित, स्टील लोहा, ऐसा लोहा जो दाग रहित, यानी जिसमें जंग नहीं आता। हम जनरली घर में बोलते नहीं है इतना, हम क्या बोलते हैं? कौन से बर्तन है हमारे घर में? कहाँ बोलते हैं? स्टील के बर्तन ही बोलते हैं। स्टील की प्लेट लिया, कांच की लानी है, मेहमान आए, कांच की गिलास कौन से लाऊं मम्मी? कांच के लाऊं या स्टील के लाऊं? क्योंकि बोलने में इतना लंबा वर्ड। और अब जब घरों में काम चल रहा है ना, तो क्या लिखा रहता है बेटा? शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सीढ़ियां बनवानी है, सीढ़ियों पे क्या रेलिंग बनवानी है, कौन सी क्या लगवानी है? स्टील, स्टील भी नहीं बोलते, एसएस बोलते हैं, क्योंकि इनके नंबर होते हैं, एसएस 204, एसएस 400 कुछ, एसएस 314। नंबर का मतलब कितनी हाई क्वालिटी, और जितनी हाई क्वालिटी उतनी नो रस्टिंग। घर देखना अपने गेट वगैरह लोहे स्टील के बना तो दिए, लेकिन ये देखना कि कहीं उन पर जंग आनी शुरू तो नहीं हो गई, क्योंकि जितना अच्छा तुमने स्टील उससे मांगा होगा उसमें रस्टिंग नहीं होगी। नहीं तो रेलिंग गेट आजकल बहुत बन रहा है ना घर में, तो जंग आ जाती है। ठीक है, पचपन कहाँ है लोहा? 80 रुपए किलो है। 55 है लोहा, कोई कहाँ से आ गया 55? यही काम है। अब ये हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, अब शुरू होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना? थैंक यू कहाँ से हो गया अभी? 20 मिनट और।
एक मिनट एक मिनट एक बात आगे 8 मिनट 20 मिनट अब लिखो एडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो। ट्रांजिशन मेटल्स, अभी हिंदी बता दूंगी। ट्रांजिशन मेटल्स कंबाइन विद ए transition metals combine with a number of non-metals like हिंदी में लिख सकते हैं संक्रमण धातु विभिन्न अधातुओं से क्रिया करती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि। किससे क्रिया कर सकती हैं? अधातु हैं ये सारे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हेलोजन, हेलोजन को हमने एक्स से लिखा है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस। टू फॉर्म हाँ इसी लाइन में टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का क्या मतलब होता है बेटा? हाँ बाई कंपाउंड बाइनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाई कैसे कंपाउंड? बी द्वि ना द्विलिंगी नहीं होगा यहाँ, होगा चलो। बाइनरी वर्ड समझ में आ गया? बाइनरी माने जिसमें केवल दो हो। जैसे अगर मैंने बोला फेरस ऑक्साइड FeO, ठीक है, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन प्लस नाइट्रोजन, आयरन प्लस क्लोरीन, यानी कितने? ओनली 2। समझ गए ना? बाइनरी कंपाउंड्स ही होते हैं। यस मैम आप सबसे पहले एडिंग लिखेंगे ऑक्साइड्स। लिखो दे जनरली फॉर्म, दे लिख लो बेटा, दे जनरली फॉर्म ऑक्साइड हैविंग फॉर्मूला they generally form oxide having formula MO except scandium। कल भी बताया था कि स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्थायी है, इसलिए वो क्या बनाएगा? SC2O3। हिंदी हुई इसकी कि वे ऑक्साइड बनाते हैं, वे MO फॉर्मूला का ऑक्साइड बनाते हैं सिवाय स्कैंडियम के। ठीक है, और कौन कौन से ऑक्साइड बन सकते हैं इनमें? सारे बन सकते हैं। कौन कौन से? लिख लो दे आल्सो फॉर्म, क्योंकि मैंने कल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या बताई थी? 2 3 4 5 6 7 और मैक्सिमम तो 8 तक भी गई थी। और ऑक्सीजन की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। तो क्रॉस कराते चले जाएं आपस में।
तो क्या क्या बन जाएगी? सबसे पहली MO, फिर M2O3, फिर M3O4, फिर MO2, M2O5, MO3 और M2O7। वो बात बताना है। जब मैं मैंने भी नहीं आ रही है। अब लिखेंगे इसके आगे, these oxides are formed, इसे में लिखना ऑक्साइड में। हाँ, these oxides are formed, यह ऑक्साइड बनते हैं, these oxides are formed when metals are strongly heated, these are, yeah, these oxides are formed when metals are strongly heated, when metals are strongly heated at high temperature, at high temperature with oxygen, with oxygen, ऑक्सीजन लिख लिया? क्या बताया इसमें कि कैसे बनते हैं ऑक्साइड? आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दो, करेगा? अगर आयरन और ऑक्सीजन रख दो तो क्रिया होगी? बिल्कुल नहीं होगी। रस्टिंग के लिए दो कंडीशन है, मॉइस्ट एयर। तो आयरन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कब होगी? जब हाई टेम्परेचर होगा और उसे गर्म किया जाएगा। इसके लिए हम बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर, और आयरन बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा। आयरन कैसा होगा? बिल्कुल रेड हॉट और एकदम गर्म एटमॉस्फेयर, तब जाके ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी और ऑक्साइड बनने शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब लिखो इसमें पॉइंट। द ऑक्साइड्स इन, पॉइंट बना लेना बेटा। द ऑक्साइड्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, the oxides in lower oxidation state, in lower oxidation state are ionic, अगर मैं बोल रही हूँ कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है, +2, +3, तो उसके कंपाउंड कैसे होंगे नेचर में? आयनिक। यही लिख पाए ना? यस मैम। नोट कर लिया? एग्जाम्पल और लिख दो, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, in higher oxidation state compounds are covalent, in higher oxidation state compounds are covalent। इस तरह से, ठीक है, तब उसके कंपाउंड कैसे हो जाएंगे? कोवलेंट हो जाएंगे। अब लिखो इसमें, ये एग्जांपल है। हाँ ये एग्जाम्पल है। है। इसमें क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +4, इसमें +5, इसमें +7। तो ये जब हम बॉन्डिंग करेंगे तो सारे बॉन्ड कैसे बनेंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। अब नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द ऑक्साइड्स इन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट द ऑक्साइड्स इन lower oxidation state the oxides in lower oxidation state Yes, ma'am. are basic in nature हिंदी में लिख लेंगे बेसिक में क्षारीय आर बेसिक इन नेचर लिख लिया Yes, ma'am. फिर लिखेंगे कॉमा लगा के इन मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट इन मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट Yes, ma'am. nature is amphoteric nature is amphoteric amphoteric स्पेलिंग मैंने लिख दी है एम्फोटेरिक लाइन बताओ दोबारा से क्या लिखी In मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट nature is amphoteric. nature is amphoteric and in higher oxidation state nature is acidic हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन शो करता है मैग्नीज तो हमने मैग्नीज का एग्जाम्पल ले लिया ठीक है अगर हम स्कैंडियम का लेंगे तो उसका तो एक ही ऑक्साइड बना Sc2O3 तो ये कह रहा है कि अगर ऑक्सीकरण अवस्था कम होगी तो हम पहले ऑक्सीकरण अवस्था लिख लेते हैं आती है निकालनी Yes, ma'am. सबको आती है Yes, ma'am. पीछे तक लगता नहीं मुझे Ma'am, आप सिखा दी. सिखा दो लो बेटा सीखना बढ़िया है और डर के मारे या शर्म के मारे ये कहना आती है और नहीं आती वो बेकार है जब भी हमें ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी भी निकालनी हो उसके नीचे हमने अंडरलाइन करा और उसे एक्स मान लेना है और उसके पड़ोसी की फिर तुम्हें याद होनी चाहिए कभी ये कहो कि ना तो ये पता ना ये पता ठीक है इसका घर कहाँ है कि पता नहीं. आदित्य के घर के पास है आदित्य तेरा घर कहाँ है कि साहिल के घर के पास है अब ना आदित्य का पता ना साहिल का पता तो पहुंचेंगी कहाँ से मैडम एक का तो पता होना जरूरी है तो O की ऑक्सीकरण अवस्था मोस्टली -2 है परऑक्साइड का केस छोड़कर वैसे तो सुपर ऑक्साइड सब ऑक्साइड बहुत सारे हैं लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो O की मान ली हमने -2 और बराबर जब इसमें कोई आवेश नहीं है तो बराबर क्या हो गया 0 तो x बराबर हो गई 2 यानी कि प्लस के ठीक है अब अगर हमें Mn2O3 की निकालनी है तो देखो कैसे निकालेंगे इसको क्या माना कितने x हो गए O की कितनी होती है माइनस के और O है 3 तो कितनी हो गई 3 दूनी -6 बराबर तो 2x बराबर 6 तो x बराबर 4 कहाँ से आ गई माइनस थोड़ी ना हो रही बेटा प्लस के 3 अब ये देखो 2 2 जा 4 प्लस के 4 अब ये 3x और ये माइनस के 8 तो x बराबर 8/3 और ये 6 और ये 7 ठीक है आ गई ये एग्जाम्पल नहीं है ये एक पूरा सीरीज है कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था लिख दी हमने फ्रैक्शन में भी हो सकती है ऑक्सीकरण अवस्था तो छाटने को जब भी आएगा किसी में भी आ जाए बेटा इधर ध्यान देंगे मैग्नीज का केस है ये क्रोमियम का आ जाए आयरन का आ जाए किसी का भी आ जाए बीच वाले आएंगे क्योंकि इधर और इधर वालों की तो ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है ऐसे बढ़ती है ना यू ग्राफ आता है यू वी की तरह तो ऐसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है और ऐसे घट रही है तो जो लगभग 3-4 है बीच के उन्हीं की है वेरिएबल तो उसमें जितनी भी कम ऑक्सीकरण अवस्था आई कम कितनी होती है 1 2 या 3 अब एक तो किसकी है केवल कॉपर की है उसके अलावा तो एक और किसी की है नहीं तो मैं बता दे रही हूँ कि 1 2 3 यही तो नेचर में आयनिक होते हैं जो मैंने लिखवाया
और ज्यादा वाले सब क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। 1 2 3 ये हर एक में है बेटा, ये पी ब्लॉक में भी यही नियम लागू है। Yes, ma'am. और जब भी तुम पढ़ोगे कम ऑक्सीकरण अवस्था वाला हमेशा बेसिक होगा नीचे से। बेसिक माने जो जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन देगा। बेसिक वो जो अम्ल से क्रिया करेगा, यही तो हुआ। जो लिटमस पेपर को लाल को नीला कर देगा, वो बेसिक है। एम्फोटेरिक क्या होता है वर्ड? हाँ, विच शोज ड्यूअल नेचर। लड़का है या लड़की? दोनों। जब मन करे जैसे बदल लो, ऐसा नहीं होता ना भाई। जेंडर पता है सबको अपना अपना, इधर उधर बैठे। तो ड्यूअल माने, अच्छा ये बता, ड्यूअल पर्सनैलिटी सुना है? Yes, yeah. दोगुला व्यवहार। Yes, yeah. अरे तेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, तू ही मेरा सगा यार है। दूसरे से मिलते ही तू ही मेरा सगा यार है, वो तो ऐसी है बस। Yes, ma'am. उसे कहते हैं दोगुला। तो ये दोगुला है। कैसे? जब इसके पास एसिड आएगा, देखो इधर, जब इसके पास एसिड आएगा तो ये किसका कार्य करने लगेगा? बेस का। और जब इसके पास बेस आएगा तो एसिड। तो ये दोनों से रिएक्शन कर सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, मीडियम वाले। और लास्ट में कौन है? ऑक्सीकरण अवस्था हाई है। और हमेशा जितनी भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो सारे के सारे नेचर में कैसे होंगे? एसिडिक। यानी वो हमेशा केवल किससे क्रिया करेंगे? बेस से क्रिया करेंगे, और वो जल में जाने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे। ठीक है, ये ऑक्साइड के बारे में सारी कहानी हो गई तुम्हारी। टाइम हो गया ना। 3 मिनट है। टॉपिक नहीं शुरू कर रही मैं, एक आध क्वेश्चन देख लेती हूँ। कितना आसान क्वेश्चन, अगर ये इस साल आ गया तो क्या होगा? Which of the following metals corrodes readily in moist air? कौन सी धातु नम हवा से क्रिया करती है? ऑप्शन सुन लो, गोल्ड, सिल्वर, निकिल, आयरन। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा? मजा आ जाएगा है? स्टेनलेस स्टील कंटेन्स, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स अभी पढ़ाया था मैंने। Yes, sir. आयरन एंड, आयरन एंड, इसमें पहला ऑप्शन है क्रोमियम निकिल, क्रोमियम जिंक, जिंक लेड, लास्ट है आयरन क्रोमियम निकिल। अब इसमें इसका आंसर मैंने नोट नहीं कर रखा, लेकिन इसमें जबरदस्त एक ट्विस्ट आ गया। क्यों? उसने कहा है स्टेनलेस स्टील कंटेन्स आयरन एंड, यानी आयरन तो वो खुद बता रहा है ना, तो एंड में जो ऑप्शन आएगा क्रोमियम प्लस निकिल, और एक ऑप्शन में वो कह रहा है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकिल। हो गया कंफ्यूजन क्रिएट कि आयरन अगर वो बोल रहा है तो हमें ऑप्शन पे जाना चाहिए फर्स्ट पे, क्रोमियम प्लस निकिल। तो ये इसका आंसर इसमें लिख नहीं रहा, मैं फोटो ले रखा है बुक का, मैंने इसका आंसर देख के आऊंगी मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 ही जाना चाहिए, क्योंकि आयरन को खुद बोल रहा है आयरन एंड, है ना। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तभी हमारा दिमाग फ्यूज हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन है विच शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स? क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, वेनेडियम। मैग्नीज। एक क्वेश्चन है कौन कलर देगा? तो वही टाइटेनियम 4+, Cu+, Zn2+, Cr3+। ओरली बता दो। Ti4+। विच विल इम्पार्ट कलर? कौन कलर देगा? Ti4+, स्टार T, 3d2 4s2 4 गायब 0, Cu+, 3d10 गायब,
Zn2 plus, Cr3 plus. चलो बेटा आता है रोकना, बंद करना आता है, सर रोकेंगे।